नमस्कार। सबसे पहले सिविल मार्गदर्शन के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज के इस सेशन में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण सीरीज जो आपके सामने है। सीरीज है अपनी मनन सीरीज। ठीक है सर। तो इस सीरीज में अपन डिस्कस करेंगे राजस्थान पॉलिटी के महत्वपूर्ण टॉपिक्स, राजस्थान से संबंधित सभी आयोग। ठीक है, जिसमें राजस्थान लोक सेवा आयोग को, राजस्थान मानवाधिकार आयोग और आपके राज्य निर्वाचन आयोग, सूचना आयोग और लोक नीति। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण है। चाहे आरएएस का एग्जाम हो, चाहे पीएसआई का हो, चाहे बीडीओ पटवारी और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, जितने भी एग्जाम्स हैं सारे के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे टॉपिक्स बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, हर एक एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चंस किसी ना किसी टॉपिक से जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो सारे टॉपिक्स को अपन पहले थियोरेटिकल पोर्शन और साथ में उसके बाद जो भी पीवाईक्यू क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम्स में उनको सबको डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे आज का हमारा पहला टॉपिक रहेगा राजस्थान लोक सेवा आयोग। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं एक बार राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग, पहला आयोग डिस्कस कर रहे हैं। आरपीएससी से ही हमने स्टार्ट कर दिया है। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में सारी बातें पढ़ेंगे। क्या इसकी पृष्ठभूमि रही है, क्या इसके संवैधानिक प्रावधान है, किन अनुच्छेदों में और क्या क्या कार्य इनके बताए गए हैं। ठीक है, और यहाँ से क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, सारी बातें चर्चा करने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले बात की हमने राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी की, फिर बात करते हैं इसकी स्थापना और इतिहास। कैसे इसकी स्थापना हुई, क्या आवश्यकता महसूस हुई और क्या इसकी बैकग्राउंड है, क्या पृष्ठभूमि है, इसके बारे में बात करते हैं। तो वर्ष तो 1923 की बात है। ब्रिटिश सरकार के दौरान गठित किया गया था ली कमीशन। ली कमीशन ने भारत में संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की सिफारिश की। ठीक है, तो सबसे पहले जो बात उठी कहां से, 1923 की बात है। ब्रिटिश शासन के दौरान ली कमीशन भारत आया और ली कमीशन ने सिफारिश की कि भारत में एक संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की जानी चाहिए। यहाँ से हम कह सकते हैं कि भाई क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाए कि भारत में संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश किस कमीशन के द्वारा की गई, तो ली कमीशन के द्वारा इसकी सिफारिश की गई। और कब की गई, ये 1923 में की गई। तो ये दोनों फैक्ट हमें याद रखने हैं। ली कमीशन 1923, भारत में संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की जानी चाहिए। ठीक है, अगली बात यह है कि इस कमीशन के दौरान भारत के लिए प्रावधान किया गया था, राज्यों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था। क्योंकि पूरे भारत में रियासतें थी और रियासतों के लिए यह प्रावधान था कि जो भी रियासत है वो अपने लेवल पर अपना राज्य आयोग की स्थापना कर ली जाए। ठीक है, इस तरह से राजस्थान गठन के समय 22 रियासतों में से 3 राज्यों में लोक सेवा आयोग कार्यरत था। ठीक है, अब राज्य में ये 3 लोक सेवा आयोग कौन कौन से थे, तो हमें याद रखने हैं। जोधपुर, जयपुर और तीसरा है आपका बीकानेर। और उन्होंने कब कब की, जोधपुर में 1937 में स्थापित की, जयपुर में 1940 में स्थापित था और बीकानेर में 1946 में राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना। तो अगले 3 पॉइंट हमें ये याद रखने हैं, क्वेश्चन यहाँ से ये पूछे गए हैं। ठीक है, कि राज्य के 3 रियासतें, वे कौन सी 3 रियासतें थी जिसमें राज्य लोक सेवा आयोग कार्यरत था, तो जोधपुर, जयपुर और बीकानेर थी। और आपके सामने ये भी क्लियर है, जोधपुर में 1937, जयपुर में 1940 और बीकानेर में 1946 में इसकी स्थापना की गई। ठीक है, अब ये बात कब की है, तो ये बात है आपके आजादी से पहले की, 1940 से पहले पहले की ये बात है। ये 3 राज्यों में, 3 रियासतों में इस तरह से ये राज्य लोक सेवा आयोग कार्यरत था। ठीक है, अब बात की गई आरपीएससी का गठन किया गया, आजादी के बाद की बात करते हैं। तो 1949 की बात है, 1949 की बात है। 1949 47 में देश आजाद हुआ। तो 1949 में हमारे राज प्रमुख थे, राज्यपाल थे सवाई मानसिंह सेकंड। ठीक है, तो उन्होंने एक अध्यादेश जारी किया और ये प्रावधान किया गया कि पूरे राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। जो रियासतों के लिए अलग अलग है उसके स्थान पर पूरे राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। ठीक है, तो इस प्रकार 16 अगस्त 1949 की बात की, डेट याद रखनी है, डेट का बड़ा इंपॉर्टेंस है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। कि 16 अगस्त 1949 को एक अध्यादेश जारी किया गया कि आरपीएससी के गठन हेतु एक अध्यादेश जारी किया गया। ठीक है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के गठन के लिए एक अध्यादेश कब जारी किया गया, तो 16 अगस्त 1949 को। ठीक है, अगली बात आती है जो अध्यादेश जारी किया उसका प्रकाशन किया गया, उसकी अधिसूचना जारी की गई। तो ये डेट है आपके 20 अगस्त 1949। 20 अगस्त 1949 को जो अध्यादेश जारी किया गया था उसको प्रकाशित किया गया। ठीक है, ठीक है सर, ये बात क्लियर है। आगे बात की 22 दिसंबर 1949 को इस प्रकार राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई और इसने कार्य प्रारंभ किया। तो तीनों डेट हमें याद रखनी है। फाइनली अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ, राजस्थान लोक सेवा आयोग ने कार्य कब से प्रारंभ किया, तो ये डेट हमें याद रखनी है, 22 दिसंबर 1949। 22 दिसंबर 1949 से राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन हुआ और उसने कार्य करना प्रारंभ किया। ठीक है, तो ये तीनों डेट हमें याद रखनी है। अब जब स्थापना की गई थी तो उस समय मुख्यालय कहां स्थापित किया गया था, जयपुर। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हमें याद रखना है कि अभी वर्तमान में कहां मुख्यालय है, अजमेर में स्थापित है मुख्यालय।
तो जयपुर से अजमेर स्थापित किया गया, स्थानांतरित किया गया, तो ये भी अपन देखने वाले हैं। ठीक है। संवैधानिक आधार की बात करेंगे, ये तो हमने क्या देखा, आरपीएससी का गठन हुआ, क्या इनका ऐतिहासिक जो बैकग्राउंड था उसके बारे में देखा। अब बात करते हैं संवैधानिक प्रावधान की। तो भारतीय संविधान के भाग 14 में इसका वर्णन किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग और जॉइंट स्टेट सर्विस कमीशन, तीनों के बारे में बात की गई है। कहा, संविधान के अनुच्छेद भाग 14 में। कहां से? अनुच्छेद 315 से 323 में। अनुच्छेद याद रखना है, 315 से 23 के अंतर्गत राज्य लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग और जेपीएससी के बारे में बताया गया है। ठीक है, इनका वर्णन किया गया है। ये संवैधानिक आधार है। बेसिक बात है, संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 तक इसका वर्णन किया गया है। हमारे लिए ये डेट याद रखनी है। एक्चुअली क्या है, ये सारे पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। हर एक पॉइंट को किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है, चाहे इसकी बात करें, चाहे 3 रियासतों की बात करें, चाहे ये तीनों डेट्स की बात करें। डेट्स में ही बहुत कंफ्यूज कर देते हैं। संवैधानिक आधार की बात करें, भाग 14 से 315 से 323 तक बात की गई है। अब बात की हमने मुख्यालय परिवर्तन की बात की। पहले स्थापना के समय मुख्यालय जयपुर था, जयपुर से कहां स्थानांतरित कर दिया गया? अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। तो अजमेर कब स्थानांतरित किया गया? तो ये डेट है आपके अगस्त 1958, 21 अगस्त 1958 को सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर, किस समिति की सिफारिश पर? सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर मुख्यालय जयपुर से अजमेर स्थानांतरित किया गया। डेट है 21 अगस्त 1958 को सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर आरपीएससी का मुख्यालय जयपुर से अजमेर स्थानांतरित किया गया। ठीक है सर, 1958 को अजमेर में स्थापित कर दिया गया। अब हमें पता है वर्तमान में जो आरपीएससी का एड्रेस है वो क्या है? गोंगरा घाटी अजमेर है। तो जो गोंगरा घाटी में नया भवन बना है वहां कब स्थापित किया गया? तो वहां कार्यरत है आपके अक्टूबर 2000 से, 21 अक्टूबर 2000 से नया भवन गोंगरा घाटी अजमेर में इसका स्थानांतरण किया गया है। तो ये डेट भी हमें याद रखनी है। ठीक है, खास इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन हमें याद रखना है। ठीक है, आरपीएससी के स्वरूप की बात करें, आरपीएससी कैसी संस्था है? ठीक है, तो राज्य लोक सेवा आयोग हमने देखा एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, तो एक संवैधानिक संस्था है, साथ ही साथ एक सलाहकारी संस्था है। ठीक है, सरकार इस संस्था से क्या लेती है? सलाह लेती है। सरकार को यह संस्था क्या देती है? सलाह देती है। जैसे विभिन्न प्रकार की भर्ती परीक्षाएं कराई जाती हैं, विभिन्न प्रकार के परीक्षाओं से संबंधित साक्षात्कार कराए जाते हैं और भी डीपीसी वगैरह हैं, उन सब के बारे में कार्यों के क्षेत्र में जब चर्चा करेंगे तो देखेंगे। तो इस प्रकार से क्या है, एक सलाहकारी संस्था है, संवैधानिक और सलाहकारी संस्था है। ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। राजस्थान सरकार को भर्ती, पदोन्नति और सेवा मामलों में सलाह देती है। और राज्य सरकार आरपीएससी के द्वारा जो सलाह दी गई है वो राज्य सरकार माने, ये ऐसा कोई बाध्य नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं आरपीएससी की संरचना के समय। संरचना की बात करते हैं कि भाई हाल में हमें पता है कि टोटल कितने सदस्य हैं? 1 प्लस 1 अध्यक्ष और 10 सदस्य हैं। इससे पहले 1 अध्यक्ष और 7 सदस्य थे। तो स्टार्टिंग से बात की गई कि भाई जब स्थापना की गई थी आरपीएससी की तो इसके अध्यक्ष थे, 1 अध्यक्ष था और 2 सदस्य थे। ठीक है, अब ये 1 अध्यक्ष था, 2 सदस्य थे। कब की बात है? 1949 की बात है, जब आरपीएससी का गठन किया गया, आरपीएससी की स्थापना की गई, इन्होंने कार्य प्रारंभ किया। ठीक है, 1949 में। तो 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य थे। तो इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे? सर एस के घोष को अध्यक्ष बनाया गया था। प्रथम अध्यक्ष कौन थे आरपीएससी के? सर एस के घोष। ठीक है, जब प्रथम सदस्य कितने थे? 2 सदस्य थे। तो ये 2 सदस्य कौन कौन से? श्री देवी शंकर तिवारी जी और एनआर चंदोरकर। ये दोनों सदस्यों के नाम हमें याद रखने हैं, डीएस तिवारी जी, देवी शंकर तिवारी जी और श्री एनआर चंदोरकर। इनका नाम तो अपन फिर भी सुनते हैं क्योंकि सबसे लंबा जो कार्यकाल रहा है, आगे आने वाले समय में इनको आरपीएससी का चेयरमैन बनाया गया और सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का रहा है। दूसरा नाम है सदस्य के रूप में श्री एनआर चंदोरकर। ठीक है, अब बात की हमने स्थापना के समय 1 अध्यक्ष 2 सदस्य थे। इस संरचना में परिवर्तन किया गया। परिवर्तन किया गया 27 जून 2011 को। संरचना बदली गई और कितने कर दिया गया? 1 अध्यक्ष और 7 सदस्य। क्या एक्चुअली डायरेक्ट ऐसा हुआ है 1+2 से सीधा 1+7 कर दिया गया? ना, ऐसा नहीं है। पहले स्टार्टिंग में हम देख रहे हैं 1 अध्यक्ष प्लस 2 सदस्य हैं, फिर 1 अध्यक्ष प्लस 3 हुआ, फिर 1 अध्यक्ष प्लस 4 हुआ है, 1 अध्यक्ष प्लस 5 हुआ है, फिर 1 के बाद 7 हुआ है और 1 प्लस 10 हुआ है। ठीक है, तो ये कब की बात है? ये बात है आपके 1968 की बात है। ठीक है, 1968 के बाद आप 1900 एक बार यहाँ से 1968, 1973 और सॉरी ये 1+2 तो कब का हो गया? 1+2 तो 1949 का है ये। ठीक है, और ये 1968 का हो गया। 1968 के बाद इसकी बात करेंगे हम, ये लगभग है आपके 1973 की बात है। एक डेटा मिसिंग है। ठीक है, तो इसको हमें देखना होगा। 1+7 कब किया गया? ये आपके 2011 को, 2011 को 1+7 और ये हाल ही में 2025 में इसको परिवर्तन किया गया है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो ये है हमारे लिए 1+7 जो हम वर्तमान में पढ़ते हैं। 1 अध्यक्ष 7 सदस्य कुल 8 हैं। इस प्रकार से ये कब किया गया? 1+7 2011 में किया गया था। ठीक है, फिर बात किया गया 27 जून 2011 को। अगली बात है संशोधन के बाद वर्तमान में 1 अध्यक्ष और 10 सदस्य हैं। ये कब से लागू किया है? आपके 17 जुलाई 2025 से।
तो वर्तमान में आरपीएससी की सदस्य संख्या कितनी है? एक अध्यक्ष और 10 सदस्य हैं। इसको कब से लागू किया गया है? आपके 17 जुलाई 2025 से लागू किया गया है। संशोधन के बाद एक अध्यक्ष 10 सदस्य हैं, ये आपकी वर्तमान संरचना है। ठीक है, तो एक बार हम यहां से देखेंगे, थोड़ा सा एक डेटा हमारा मिसिंग है। ठीक है, एक बार इसके लिए छोड़ देते हैं इसको अपन। चलिएगा आगे बात करते हैं। आरपीएससी हमने देखा एक संवैधानिक और सलाहकारी संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 तक इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम अनुच्छेद 315 लोक सेवा आयोगों के गठन के बारे में इसमें बताया गया है। अनुच्छेद 315 किससे संबंधित है? लोक सेवा आयोगों के गठन से संबंधित है। तो सबसे पहले बात की गई कि केंद्र में क्या होगा? यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग होगा। ठीक है, और संघ के लिए, राज्यों के लिए क्या होगा? एसपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होगा। और तीसरी बात की गई संयुक्त लोक सेवा आयोग जेपीएससी। अगर 2 या 2 से अधिक राज्य एक संयुक्त रूप से सेवा आयोग चाहते हैं तो राज्य की, दोनों राज्यों की, 2 या 2 से अधिक राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा क्या किया जाएगा? प्रस्ताव पारित किया जाएगा और इस प्रस्ताव को संसद में भेजा जाएगा। संसद अगर प्रस्ताव पारित करती है तो उन 2 राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग के गठन का भी प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है कि जेपीएससी का गठन कौन करता है? तो जेपीएससी का गठन संसद के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए, संसद कानून बनाकर जेपीएससी का गठन करती है, इसलिए जेपीएससी क्या है? एक सांविधिक आयोग है। हमने देखा आरपीएससी क्या है? आरपीएससी, यूपीएससी ये संवैधानिक निकाय हैं। ठीक है, संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक आयोग है। जबकि जेपीएससी क्या है? जेपीएससी सांविधिक आयोग है, स्टेचुटरी बॉडी है, क्योंकि इसका गठन किसके द्वारा किया जाता है? संसद के द्वारा कानून बनाकर इसका गठन किया जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं, अब तक इतिहास में एक बार संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है, वो भी कब? 1966 में। किसके लिए? हरियाणा और पंजाब के लिए। हरियाणा और पंजाब के लिए एकमात्र संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है। ठीक है, फिर बात क्या है? यूपीएससी द्वारा राज्य जो आयोग हैं उनका कार्य कब किया जाएगा? भाई जो राज्य आयोग हैं यूपीएससी इनका काम कब करेगा? या तो राज्यपाल सिफारिश करे, ठीक है, राज्यपाल के अनुरोध पर, और राष्ट्रपति के द्वारा निर्देश दिया जाए। यूपीएससी को राज्य के जो राज्यपाल हैं वो अनुरोध करें और राष्ट्रपति क्या करें? राष्ट्रपति आदेश दे सकते हैं। इसलिए इन दोनों कंडीशन में संघ लोक सेवा आयोग राज्य लोक सेवा आयोग के कार्य कर सकता है। ठीक है, तो ये बात भी हमें याद रखनी है। चलिए आगे देखते हैं, अनुच्छेद 316 की बात करते हैं। 316 में नियुक्ति, योग्यता और कार्यकाल के बारे में बताया गया है। अब अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों और अध्यक्षों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है, किसकी सलाह पर? मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर यह स्थापना की जाती है, इनकी सलाह पर यह नियुक्ति की जाती है। ठीक है, तो याद रखना है, अध्यक्ष और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर की जाती है। बात करते हैं, अगला पॉइंट है योग्यता के बारे में। क्या योग्यता चाहिए भाई सदस्यों के लिए? तो सदस्यों के लिए योग्यता का प्रावधान किया गया है कि जैसे वर्तमान में 10 सदस्य हैं, ठीक है, तो 10 में से आधे सदस्य, कितने? आधे सदस्य, आयोग के कम से कम आधे सदस्य ऐसे हों जिनके पास भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन न्यूनतम 10 वर्ष सेवा का अनुभव हो। ठीक है, तो आरपीएससी में आयोग के कम से कम आधे सदस्य ऐसे होने चाहिए जिसको भारत सरकार और राज्य सरकार के अधीन न्यूनतम 10 वर्ष का सेवा अनुभव हो। ठीक है, फिर बात की गई आधे सदस्यों के लिए क्या है? तो आधे सदस्यों के लिए योग्यता संविधान में निर्धारित नहीं। आधे सदस्यों के लिए योग्यता निर्धारित है, आधे सदस्यों के लिए योग्यता निर्धारित नहीं है। अब जिनके लिए निर्धारित नहीं है तो वो लोग कैसे आएंगे? तो उनके विभिन्न क्षेत्र हैं, जैसे वो राजनीतिज्ञ हो सकता है, वकील हो सकता है, पत्रकार हो सकता है, शिक्षा से संबंधित हो सकते हैं, समाज सेवक हो सकते हैं। ठीक है, तो आधे सदस्य इस तरह से लिए जाएंगे। फिर बात करते हैं अध्यक्ष के लिए। अध्यक्ष के लिए अलग से कोई संवैधानिक योग्यता नहीं है, तो कैसे होगा? परंपरा अब तक ये रही है कि जो वरिष्ठ सदस्य होते हैं उनको ही अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है, तो हमने क्या बात की? अनुच्छेद 316 नियुक्ति से संबंधित है, जो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। योग्यता की बात की तो आधे सदस्यों के लिए क्या योग्यता है? भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कितना? न्यूनतम 10 वर्ष का सेवा अनुभव हो, और आधे सदस्यों की योग्यता का निर्धारण है नहीं। ठीक है, अध्यक्ष के लिए कोई नहीं है, तो ये बात हमें दो याद रखनी है। चलिए अगली बात करते हैं कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में। कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति कैसे की जाती है? कौन नियुक्ति करता है? तो कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में देखो, राज्यपाल सदस्यों में से कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। ठीक है, तो कार्यवाहक जो अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ये बात भी हमें याद रखनी है। इसका प्रावधान कहाँ किया गया है? 15वें संविधान संशोधन 1963 के तहत इसका प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि भाई कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति किस संविधान संशोधन के तहत की जाती है? तो 15वें संविधान संशोधन 1963 के द्वारा इसकी कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। फिर बात की अगली कार्यकाल के बारे में, तो कार्यकाल कितना होता है? पद ग्रहण करने से 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले होगा वो उनका कार्यकाल है। कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, सॉरी 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले होगा।
यूपीएससी में संघ लोक सेवा आयोग में जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले होगा वो है, जबकि आरपीएससी में कितना है 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले होगा। इसमें भी महत्वपूर्ण बात यह है क्या स्टार्टिंग से ही 1949 से ही जब से आरपीएससी की स्थापना हुई क्या इनका कार्यकाल 6-62 था, ऐसा नहीं है। संविधान के समय से जो कार्यकाल रहा है वहां 60 वर्ष निर्धारित किया गया था। ठीक है, मूल संविधान में आयु की सीमा कितनी थी 60 वर्ष थी। ठीक है, फिर बात की कि ये जो कार्यकाल किया 6 वर्ष या 62 वर्ष, इसको कब से लागू किया गया, तो 41वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको लागू किया गया। तो 41वें संविधान संशोधन 1976 में क्या किया गया, जो कार्यकाल था उसमें निर्धारित किया गया कितना 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। त्याग पत्र की बात करें तो अध्यक्ष या सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देते हैं, राज्यपाल को। नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा। त्याग पत्र किसको दे रहे हैं, राज्यपाल को। ठीक है, पुनर्नियुक्ति के क्या प्रावधान है, तो कार्यकाल समाप्ति के बाद उसी पद पर पुनर्नियुक्ति संभव नहीं है। ठीक है, जैसे कोई राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य है तो वो दोबारा सदस्य नहीं बन सकता, अध्यक्ष है तो वो अध्यक्ष नहीं बन सकता। तो आगे और क्या प्रावधान किए गए हैं ये बात भी अपन देखने वाले हैं। जैसे कोई सदस्य है, आरपीएससी का सदस्य है तो वो यूपीएससी का सदस्य बन सकता है, यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है, अन्य राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है, वहां सदस्य बन सकता है, लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग में नहीं बन सकता। राज्य लोक सेवा आयोग का जैसे आरपीएससी का जो चेयरमैन है वो क्या हो सकते हैं, अन्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बन सकते हैं, यूपीएससी के अध्यक्ष बन सकते हैं, यूपीएससी के सदस्य बन सकते हैं, सेम प्रावधान। लेकिन यूपीएससी का जो अध्यक्ष है वो यहाँ उनकी पुनर्नियुक्ति संभव नहीं है। ठीक है, कार्यकाल समाप्ति के बाद उसी पद पर पुनर्नियुक्ति संभव नहीं है। ठीक है, एक अध्यक्ष दोबारा अध्यक्ष नहीं चुना जा सकता। ठीक है, ये प्रावधान है। चलिए फिर बात की अनुच्छेद 317 में निष्कासन और निलंबन के बारे में बताया गया है। निष्कासन का प्रावधान क्या है, किसी अध्यक्ष या सदस्य को किस प्रकार से निष्कासित कर सकते हैं, कौन निष्कासित करेगा, इस बारे में। तो अध्यक्ष और सदस्यों को जो हटाने का अधिकार है, निष्कासित करने का अधिकार है, वो किसको है, राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, नियुक्ति कौन दिला रहा है, राज्यपाल के द्वारा दिलाई जा रही है नियुक्ति। ठीक है, और नियुक्ति के अलावा त्याग पत्र भी किसको देना है, कार्यकाल पूरा हो जाए या कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व त्याग पत्र दे रहे हैं तो अपन सीधे राज्यपाल को त्याग पत्र दे सकते हैं, लेकिन निष्कासन करने का प्रावधान किसको है, केवल राष्ट्रपति को है। अब निष्कासित करने के अलग अलग आधार हैं, जिसमें से पहली बात करते हैं कदाचार या असमर्थता के आधार पर। ठीक है, कदाचार या असमर्थता के आधार पर अगर हटाया जा रहा है तो क्या प्रावधान किए गए हैं, तो असमर्थता और कदाचार के आधार पर अगर हटाना है तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जांच की जाएगी, उसके बाद ही हटाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय में जांच होगी, आरोप सिद्ध पाए गए तो उसकी जांच के पश्चात ही उनको हटाया जा सकता है। और जो जांच प्रक्रिया है वो संविधान के अनुच्छेद 145 में वर्णित की गई है। ठीक है, तो हमें याद रखना है कदाचार या असमर्थता के आधार पर राष्ट्रपति तब हटा सकता है सुप्रीम कोर्ट की जांच के पश्चात, और वो प्रक्रिया कहां वर्णित है, संविधान के अनुच्छेद 145 में वर्णित है। ठीक है, अब बात की निलंबन। जब ये जांच प्रक्रिया चल रही होती है, सर्वोच्च न्यायालय में जांच चल रही है, तो सर्वोच्च न्यायालय की जांच के दौरान राज्यपाल सदस्य या अध्यक्ष को निलंबित कर सकता है। आप सबको पता है वर्तमान में आरपीएससी के जो सदस्य हैं बाबूलाल कटारा, उनको क्या किया गया है, निलंबित किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, राज्यपाल के द्वारा किया गया है। क्यों किया गया है, क्योंकि उनकी जांच प्रक्रिया लंबित है। ठीक है, तो निलंबन कौन करेगा, निलंबन करेगा राज्यपाल के द्वारा, जबकि निष्कासित कौन करेगा, निष्कासित राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। चलिए, बिना जांच के हटाने के आधार राष्ट्रपति सीधे हटा सकता है यदि सदस्य या अध्यक्ष। ठीक है, अब वे कौन कौन से आधार हैं जिनके आधार पर राष्ट्रपति सीधे हटा सकता है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट की जांच की आवश्यकता नहीं है, तो वो 3 आधार हैं, या तो दिवालिया घोषित हो, या लाभ के पद पर धारण कर ले, या शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो। ठीक है, तो 3 स्थिति, दिवालिया घोषित कर दिया जाए, या लाभ का पद धारण कर ले, या शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो, तो राष्ट्रपति सीधे हटा सकता है, बिना जांच के हटाने का ये प्रावधान है। ठीक है, तो ये बातें हमें ध्यान रखनी। फिर बात की हमने कदाचार या असमर्थता की, तो मिसबिहेवियर या कब किसको कहा जाएगा, जैसे भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी अनुबंध या समझौते में शामिल हो गया हो तो उसको कदाचार कहा जाएगा, या उससे विपरीत वित्तीय लाभ प्राप्त करे तो उसे कदाचार का दोषी माना जाएगा, और सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद राष्ट्रपति के द्वारा उसे हटाया जा सकता है। ये क्या बात की गई, कदाचार के बारे में बताया गया। ठीक है, फिर बात करते हैं अनुच्छेद 318 सेवा शर्तों का निर्धारण की बात की गई। क्या सेवा शर्तें निर्धारण की गई हैं, अनुच्छेद याद रखना है। 315 में किसके बारे में बताया गया है, 315 में बताया गया है राज्य लोक सेवा आयोग के गठन के बारे में बताया गया है। 316 में क्या बताया गया है, उनकी नियुक्ति कैसे की जाती है, नियुक्ति कितना, कार्यकाल कितना है, सारी बातें बताएगी। 317 में क्या बताया गया आपके सामने, 317 में इनके निष्कासन की जो प्रक्रिया है, निष्कासन और निलंबन की प्रक्रिया बताई गई। अब बात कर रहे हैं हम 318 की। तो 318 में सेवा शर्तों का निर्धारण किया गया है। क्या सेवा शर्तें हैं,
पहली बात तो ये है कि सेवा शर्त का मतलब कितने आरपीएससी के सदस्य हैं, ठीक है, और उनकी जो सेवाएं प्रदान की गई है उनमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जैसे आरपीएससी के अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, कर्मचारियों की सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? सबसे पहले राज्यपाल के द्वारा इसका निर्धारण किया जाता है। तो आरपीएससी के सदस्य, अध्यक्ष और जो अन्य कर्मचारी हैं उनकी सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो इस निर्धारण के लिए क्या बनाना पड़ेगा? विनियम बनाने पड़ेंगे, नियम विनियम बनाने पड़ेंगे। तो ये नियम विनियम कब का है? आरपीएससी की सेवा शर्तें विनियम है 1974 का। तो हाल ही में इसी विनियम में क्या संशोधन किया गया और सदस्यों की संख्या को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 1+10 किया गया है, ठीक है। फिर नियुक्ति के बाद सदस्यों की सेवा शर्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ठीक है। जो सेवा शुल्क या सेवा मतलब उनकी जो सैलरी वगैरह है जो निर्धारित कर दी उसको कम नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये कि क्लियर है, अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। उनके लिए रहने के लिए जो आवास वगैरह उपलब्ध कराए गए हैं उनमें भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ये बात की हमने अनुच्छेद 318 सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करेगा? राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। 319 में बात की पद छोड़ने के बाद अन्य पद धारण करने पर प्रतिबंध है, ठीक है। उस पद को, जैसे कोई सदस्य है या अध्यक्ष है, उस पद को छोड़ते हैं तो उसके पश्चात अन्य पद धारण करने पर प्रतिबंध लगाया गया है, ठीक है। अब जैसे यूपीएससी अध्यक्ष के लिए बात कही गई कि भारत सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती। यूपीएससी के जो अध्यक्ष हैं वो कहीं पर भी, चाहे भारत सरकार या कहीं किसी भी राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर पुनर्नियुक्त नहीं हो सकते। ये यूपीएससी के लिए अध्यक्ष के बारे में प्रावधान बताया गया कि उस पद को छोड़ने के बाद अन्य पद धारण करने पर उनके लिए प्रतिबंध है, ठीक है। अब बात की गई राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के लिए, तो ये यूपीएससी के अध्यक्ष बन सकते हैं, यूपीएससी के सदस्य बन सकते हैं, अन्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बन सकते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो यूपीएससी के अध्यक्ष बन सकते हैं, यूपीएससी के सदस्य बन सकते हैं और अन्य राज्यों की जो एसपीएससी है उसके भी अध्यक्ष बन सकते हैं, ठीक है। अगली बात करते हैं, यूपीएससी के जो सदस्य हैं वो यूपीएससी के अध्यक्ष बन सकते हैं और किसी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष भी बन सकते हैं। यूपीएससी के जो सदस्य हैं वो यूपीएससी के अध्यक्ष या अन्य किसी राज्य लोक सेवा आयोग है उसके अध्यक्ष भी बन सकते हैं। अब राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य के लिए क्या प्रावधान है? तो ये यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य बन सकते हैं और अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बन सकते हैं। इनके पास भी 3 अपॉर्चुनिटी है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य के पास कि वो यूपीएससी के अध्यक्ष बन जाओ, चाहे यूपीएससी के सदस्य बन जाओ या अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बन सकते हैं। सेम अगर यहाँ से बात करें तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के पास भी अध्यक्ष बनने का, सदस्य बनने का और अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बनने का प्रावधान है, ठीक है। चलिए, तो ये बात हमें याद रखनी है। फिर बात की हमने अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 320 में राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यों के बारे में बताया गया, क्या-क्या कार्य करती है आरपीएससी। तो भर्ती संबंधी कार्य करती है, राज्य सेवाओं हेतु भर्ती परीक्षाओं का आयोजन करती है, साक्षात्कार आयोजित कराना, राज्य सरकार को परामर्श देना, ठीक है। ये सारे कार्य हैं। इसके अलावा निम्न मामलों में सलाह देती है, जैसे भर्ती की पद्धति क्या रहेगी, नियुक्ति के सिद्धांत क्या रहेंगे, एक सेवा से दूसरी सेवा में अंतरण किया जा रहा है, किसी व्यक्ति का एक सेवा से दूसरी सेवा में अंतरण हो रहा है तो उसके बारे में बताएगा, अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है, पेंशन संबंधी मामले हैं और क्षतिपूर्ति और मुआवजे संबंधित मामले हैं। तो इन सभी में क्या आरपीएससी सरकार को सलाह देती है। तो ये हमें याद रखना है, भर्ती पद्धति, भर्ती की में नियुक्ति के सिद्धांत क्या हैं, एक सेवा से दूसरी सेवा में अंतरण हो रहा है, पेंशन संबंधी मामले, अनुशासनात्मक कार्रवाई और क्षतिपूर्ति और मुआवजे के संबंधित मामले में राज्य सरकार को सलाह देती है। इसके अलावा विभागीय पदोन्नति समिति बनती है, डीपीसी समिति, ठीक है। इन डीपीसी समिति की बैठक का आयोजन होता है और इस राजपत्रित अधिकारियों के प्रमोशन संबंधी बैठकें कहाँ? आरपीएससी में होती है और इसकी जो अध्यक्षता है डीपीसी की, आरपीएससी के कोई सदस्य के द्वारा की जाती है, ठीक है। डीपीसी मतलब प्रमोशन के लिए एक लिस्ट बनती है, ठीक है। उसकी अध्यक्षता, उसकी मीटिंग कहाँ होती है? आरपीएससी में। और आरपीएससी इसकी अध्यक्षता कौन करता है? आरपीएससी का कोई सदस्य इसकी अध्यक्षता करता है। चलिए, वार्षिक प्रतिवेदन की बात करें तो आरपीएससी अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको सौंपती है? राज्यपाल को सौंपा जाता है। ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। किसके साथ? आर्टिकल 323 में इसका प्रावधान किया गया है। आरपीएससी अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको सौंपती है? राज्यपाल को सौंपती है, आर्टिकल 323 में। अन्य कार्य जैसे विधानसभा द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य हैं, सचिवालय प्रशासन है, आरपीएससी का सचिवालय है, तो सचिवालय के द्वारा सौंपे गए कार्यों को इनके द्वारा संचालन किया जाता है। सूचना के अधिकार अधिनियम से संबंधित आवेदन और अपीलों का निस्तारण भी इनके द्वारा किया जाता है, ठीक है। आरपीएससी द्वारा दी गई सलाह को मानना सरकार के लिए अनिवार्य नहीं। ये बात भी हमें याद रखनी है। आरपीएससी ने कोई सलाह दी, ठीक है, तो उसको मानना सरकार के लिए अनिवार्य नहीं है। तो 320 आर्टिकल में क्या बताया गया है? आरपीएससी के कार्यों के बारे में वर्णन किया गया है, ठीक। चलिए, ऐसे मामले जिनमें सरकार आरपीएससी से सलाह नहीं देती है, नहीं लेती, ठीक है, तो जैसे नई सेवाओं का सृजन करना है, सेवाओं का आवंटन करना है,
प्रोविशन संबंधी निर्धारण कितनी अवधि रहेगी, इस बात में सरकार सलाह नहीं लेती। कर्मचारियों के स्थानांतरण में सलाह नहीं लेती। पदों का वर्गीकरण कैसे किया है, प्रशिक्षण अवधि और वेतन सैलरी का निर्धारण। ठीक है, तो ये सारी बातें हमें याद रखनी होंगी। क्वेश्चन यहाँ से मिक्स में पूछा जाता है। ठीक है, अगर आरपीएससी को, सरकार को नई सेवाओं का सृजन करना है या पदों का वर्गीकरण करना है, सेवाओं का आवंटन करना है, प्रशिक्षण अवधि, वेतन, सैलरी, प्रोविशन पीरियड, कर्मचारियों का स्थानांतरण, इन सब में सरकार क्या नहीं लेती, आरपीएससी से सलाह नहीं लेती है। चलिए, फिर बात की अनुच्छेद 321 में आरपीएससी के कार्यों में विस्तार का प्रावधान है क्या। 320 में कार्य बताए, 321 में कार्यों का विस्तार के बारे में बताया गया है। तो अगर आरपीएससी के कार्यों में विस्तार किया जाएगा तो कौन करेगा और कैसे किया जाएगा। देखिए, अनुच्छेद 321 के तहत राज्य विधानसभा, कौन, राज्य विधानसभा कानून बनाकर राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यों में विस्तार कर सकती है। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों में वृद्धि करने का प्रावधान किसके पास है, तो राजस्थान विधानसभा करेगी। किससे, कानून बनाकर। राज्य सरकार आवश्यकता के अनुसार आयोग को अतिरिक्त कार्य सौंप सकती है, अर्थात आरपीएससी को संविधान में दिए गए कार्यों के अतिरिक्त भी कार्य किए जा सकते हैं। जैसे पहले ईओआरओ की जो एग्जाम है, इसका आयोजन कौन कराता था, स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा किया जाता था। वर्तमान में यह परीक्षा राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की जाती है। तो ये बात हमें याद रखनी है कि 321 में, अनुच्छेद 321 में आरपीएससी के कार्यों के विस्तार के बारे में बताया गया। 320 में कार्य बताए गए और 321 में उन कार्यों के विस्तार के बारे में बताया गया। चलिए, अनुच्छेद 322 की बात करें तो लोक सेवा आयोगों के व्यय के बारे में बताया गया है। ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग के जितने भी खर्चे हैं वो राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के समस्त व्यय राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। तो ये आर्टिकल कौन सा है, 322। तो आर्टिकल 322 में आरपीएससी के खर्चों के बारे में बताया गया कि ये राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। संचित निधि से होने वाले प्रमुख व्यय जैसे सदस्यों, अध्यक्ष का वेतन, भत्ते, पेंशन, कर्मचारियों का वेतन और अन्य व्यय, ये सारे यहाँ से खर्चे होते हैं। नियुक्ति के बाद कर्मचारियों के वेतन भत्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ये बात हमने देख ली। ठीक है, अगली बात करते हैं लास्ट, अनुच्छेद 323 वार्षिक प्रतिवेदन। जो एनुअली रिपोर्ट है वो यूपीएससी कहाँ देती है, संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। यूपीएससी किसको देती है, राष्ट्रपति को। जबकि आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको देता है, राज्यपाल को देता है। ठीक है, फिर बात करते हैं जेपीएससी, संयुक्त लोक सेवा आयोग। संयुक्त लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन संबंधित दोनों राज्यों के राज्यपालों को प्रस्तुत किया जाता है। क्योंकि जेपीएससी का गठन 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलकर किया जाता है, तो दोनों या तीनों राज्यों के जितने भी राज्यपाल हैं उन सभी को इसका प्रतिवेदन देना पड़ेगा। तो दोनों राज्यों के राज्यपाल को यह प्रस्तुत किया जाता है। जेपीएससी संयुक्त लोक सेवा आयोग है, ये अपना वार्षिक प्रतिवेदन समस्त राज्यों मतलब जो संबंधित दोनों राज्य हैं उन संबंधित दोनों राज्यों के राज्यपाल को प्रस्तुत की जाती है। चलिए, ठीक है, अब राजस्थान लोक सेवा आयोग के कौन अध्यक्ष रहे हैं, पहला अध्यक्ष कौन रहा है, ठीक है, किसका कार्यकाल रहा है, कितना रहा है, सदस्य कौन कौन रहे हैं, इसके बारे में भी अपन देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं आरपीएससी के प्रथम अध्यक्ष कौन रहे हैं। तो हमने देखा आरपीएससी के प्रथम अध्यक्ष हैं एस के घोष, सर एस के घोष, शरद कुमार घोष प्रथम अध्यक्ष रहे हैं आरपीएससी के। ठीक है, और ये जयपुर रियासत में उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश भी रहे। इनके बारे में हमें कुछ फैक्ट जो इंपॉर्टेंट है, प्रथम अध्यक्ष रहे इसलिए पूछा जा सकता है। जयपुर रियासत की जो उच्च न्यायालय था उसके ये क्या थे, मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, सर एस के घोष। यहाँ से हमने देखा था जब ये प्रथम अध्यक्ष ये बने थे तो इनके साथ 2 सदस्य थे, कौन कौन थे, देवी शंकर तिवाड़ी और चंदोरकर जी, एएन चंदोरकर जी। ठीक है, प्रथम पूर्णकालीन अध्यक्ष की बात करें तो इनके पश्चात प्रथम पूर्णकालीन अध्यक्ष बनाया गया किसको, एससी त्रिपाठी जी को। श्री एससी त्रिपाठी जी को प्रथम पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाया गया। अब अध्यक्ष और सचिव दोनों पदों पर रहने वाले व्यक्ति श्री कौन है, एनके वर्मा। मतलब ऐसे व्यक्ति जो आरपीएससी के अध्यक्ष रहे हैं और आरपीएससी के सचिव रहे हैं वो कौन है, श्री एनके वर्मा जी हैं। अध्यक्ष के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल कौन का रहा है, श्री देवी शंकर तिवाड़ी जी का। 1951 से 1958 तक इनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। ठीक है, यहां से हमने देखा अध्यक्ष के रूप में न्यूनतम कार्यकाल, तो न्यूनतम कार्यकाल बीएल रावत साहब का रहा है कितना, 34 दिन। और उसके बाद पीएस यादव साहब का रहा है कितना, 37 दिन। पहले न्यूनतम कार्यकाल प्रथम स्थान पर बीएल रावत के बाद पीएस यादव इनका नाम है, इनका कार्यकाल 37 दिन रहा है। तो ये बात भी हमसे पूछी जा सकती है कि हो सकता है बीएल रावत ऑप्शन में मिले ही ना, तो यहां से हमें याद रखना होगा पीएस यादव जिनका कार्यकाल कितना है, 37 दिन है। जबकि न्यूनतम तो हमें पता है बीएल रावत साहब जिनका कार्यकाल 34 दिन रहा है। वहीं सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा है, श्री देवी शंकर तिवाड़ी, डीएस तिवाड़ी जी का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है। कार्यवाहक अध्यक्ष की बात करें तो प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष कौन थे, एल जोशी जी। एल जोशी जी प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष थे और इन कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में भी सर्वाधिक लंबा कार्यकाल इन्हीं का रहा है। यहां से देखिए कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में सर्वाधिक
लंबा कार्यकाल किसका रहा है? एल जोशी जी का। कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में न्यूनतम कार्यकाल जसवंत सिंह राठी 15 दिन। ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है। तो प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष कौन है? एल जोशी। कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल एल जोशी, और कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में न्यूनतम कार्यकाल जसवंत सिंह राठी जी का रहा है। कितना? 15 दिन रहा है। ठीक है, इस प्रकार हमने देखा अब तक जितने भी अध्यक्ष बने उसमें से कार्यवाहक अध्यक्ष कितने बनाए गए हैं? अब तक 8 कार्यवाहक अध्यक्ष बनाए गए हैं, और ये 8 कार्यवाहक अध्यक्ष कौन-कौन हैं? जैसे हमने देखा श्री एल जोशी का नाम देखा हमने, दूसरा जसवंत सिंह राठी का हमने नाम देखा। ठीक है, जसवंत सिंह राठी, इनका कार्यकाल न्यूनतम रहा है। ठीक है, हाल ही में ये आरपीएससी के सदस्य हैं श्री कैलाश चंद मीणा जो कार्यवाहक अध्यक्ष रहे, शिव सिंह राठौड़ जी, श्री एच.एन. मीणा, एस.सी. सिंगारिया, एस.एस. टांक, आर.डी. सैनी। ठीक है, तो ये नाम हमें याद रखने हैं। सबसे पहले एल जोशी, जसवंत सिंह राठी, कैलाश चंद मीणा, शिव सिंह राठौड़, तो 4 नाम तो हमारे ऐसे याद हो गए। ठीक है, अब बचा कौन? एच.एन. मीणा, एस.सी. सिंगारिया, एस.एस. टांक और आर.डी. सैनी। आर.डी. सैनी जी का नाम याद रख सकते हैं, आर.डी. सैनी, एस.एस. टांक, श्री एस.सी. सिंगारिया और एच.एन. मीणा। इस प्रकार ये 8 कार्यवाहक अध्यक्ष रहे हैं अब तक के कार्यकाल में। राजस्थान लोक सेवा आयोग के महिलाओं के बारे में स्थिति देखें तो महिला सदस्यों से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं ये क्या है? सबसे पहले देखिए पूर्व महिला सदस्य, सबसे पहले कौन सी महिला सदस्य थी? श्रीमती कांता कथुरिया। कांता कथुरिया, ठीक है, ये आरपीएससी की प्रथम महिला सदस्य। क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है कि आरपीएससी की प्रथम महिला सदस्य कौन थी? तो श्रीमती कांता कथुरिया। ये पहले विधायक थी, कहां से? कोलायत से विधायक रही हैं, राजस्थान महिला आयोग की अध्यक्ष भी रही हैं। ठीक है, और संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की सदस्य भी रही हैं। पद पर रहते हुए इन्होंने त्याग पत्र दे दिया। तो कई सारी बातें जो हमें इनके बारे में याद रखनी है। श्रीमती कांता कथुरिया जो आरपीएससी की पहली सदस्य रही हैं। ठीक है, आरबीएससी की प्रथम महिला सदस्य हैं, कोलायत से विधायक थी, राजस्थान महिला आयोग की अध्यक्ष रही हैं, यूपीएससी की सदस्य रही हैं और पद पर रहते हुए इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। ठीक है, चलिए कांता कथुरिया के बाद देखते हैं श्रीमती कमला भील। श्रीमती कमला भील पूर्व राज्य मंत्री रही हैं राजस्थान सरकार में। फिर बात करते हैं डॉक्टर प्रकाशवती शर्मा, ये यूपीएससी की सदस्य रही हैं। श्रीमती दिव्या सिंह पद पर रहते हुए इन्होंने भी त्यागपत्र दे दिया। श्रीमती राजकुमारी गुर्जर और श्रीमती मंजू शर्मा, इन्होंने भी पद पर रहते हुए त्यागपत्र दे दिया। ठीक है, तो कांता कथुरिया, श्रीमती मंजू शर्मा और श्रीमती दिव्या सिंह, ये 3 लेडी हैं जिन्होंने पद पर रहते हुए त्यागपत्र दे दिया। और ऐसी 2 लेडी जो आरपीएससी की सदस्य रही हैं और वो यूपीएससी की सदस्य रही हैं, जैसे कांता कथुरिया और प्रकाशवती शर्मा, ये दोनों यूपीएससी की सदस्य भी रही हैं और आरपीएससी की भी सदस्य रही हैं। ठीक है, फिर देखा हमने कार्यकाल पूर्व होने से पूर्व इस्तीफा देने वाली महिलाएं, श्रीमती कांता कथुरिया, श्रीमती दिव्या सिंह, श्रीमती मंजू शर्मा। तो ये तीनों नाम हमें याद रखने हैं, सारे फैक्ट्स हमें याद रखने होंगे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने डिस्कस किए आरपीएससी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे। ठीक है, और इसके बाद अपन डिस्कस कर रहे हैं जो भी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं, पीवाईक्यू है, उनका अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है राजस्थान लोक सेवा आयोग के गठन से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी 3 देशी रियासतें थी जो उनमें राज्य लोक सेवा आयोग कार्य कर रहे थे? ठीक है, तो हमने देखा था, सबसे पहले बात की थी 1923 में ली आयोग आया था जिसने भारत में संघ लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया था। फिर राज्यों के लिए इसमें कोई प्रावधान नहीं था। राज्य में कितनी 22 रियासतें थी, 22 रियासतों में से 3 राज्यों में आपके देशी रियासतों में लोक सेवा आयोग कार्य कर रहा था। तो इसमें राजस्थान की कौन सी थी? आपके जोधपुर, जयपुर और बीकानेर, ये 3 रियासतें थी जिनमें राज्य लोक सेवा आयोग काम कर रहा था। जोधपुर में 1937 में स्थापित, जयपुर में 1940 में और बीकानेर में 1946 में ये स्थापित किए गए। ठीक है, तो यहाँ से आप ऑप्शन देख लीजिए, गलत हो गया, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर, जोधपुर, जयपुर और बीकानेर। आंसर बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किन वर्षों में राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या को क्रमशः 3 से 4 और 4 से बढ़ाकर कब बढ़ाया गया? ये हमसे पूछी गई है। तो हमें पता है 1+2, 1 अध्यक्ष 2 सदस्य, ये कब थी? 1949 की बात थी। फिर 1 से 3 किया गया, 1 से 4 किया गया, 1 से 5 किया गया, 1 से 7 किया गया और वर्तमान में कितनी है? 1+10 है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है? सदस्यों की संख्या को 3 से बढ़ाकर 4 और 4 से बढ़ाकर 5 किया गया है। ठीक है, तो 3 से बढ़ाकर 4 कब किया गया है? तो ये किया गया है आपके 1973 में, 1973, और 1 से बढ़ाकर 5 किया गया है आपके 1981 में, और 1 से बढ़ाकर 2 से बढ़ाकर 3 किया गया है 1958 में। ठीक है, तो ये आंकड़े हमें याद रखने हैं। आपके सामने देख पा रहे हैं, क्वेश्चन पूछा गया है। ये बात करते हैं हम किसकी? 2011 की बात है और ये बात आपके
2025 की बात है। तो इस प्रकार ये डेटा हमें याद रखना है। स्थापना के समय एक अध्यक्ष 2 सदस्य का प्रावधान था 1949 में। उसके बाद सदस्यों की संख्या को 2 से बढ़ाकर 3 किया गया। कब? 1958 में। 3 से बढ़ाकर 4 किया गया है 1973, 4 से बढ़ाकर 5 1981 में और 5 से बढ़ाकर 7 किया गया। एक अध्यक्ष और 7 सदस्य कब? 2011 में और 1 + 10 किया गया है 2025 में किया गया है। इस प्रकार ये आपका ऑप्शन सी ऑप्शन राइट आंसर। चलिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कि इसके सदस्य को, किसकी बात की गई है? सदस्य को बात की गई है, उसके पद से राष्ट्रपति के आदेश द्वारा केवल कदाचार के आधार पर उच्चतम न्यायालय से ऐसा प्रतिवेदन मिलने पर हटाया जा सकता है। बात कहीं कहीं सही भी कही गई है, लेकिन कुछ टेक्निकल मिस्टेक कर दी गई। हमें पता है कि जो राज्य लोक सेवा आयोग है, उसके जो सदस्य और अध्यक्ष हैं, उसको किस प्रकार निष्कासित किया जा सकता है। निष्कासन की प्रक्रिया में देखा, कदाचार और असमर्थता के आधार पर। कदाचार और असमर्थता के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति उनको निष्कासित कर सकता है। लेकिन इन्होंने यहाँ क्या दिया? केवल कदाचार के आधार पर ज्ञात किया। इसलिए ये तो क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। ऐसा कहना गलत है कि केवल कदाचार के आधार पर हटाया जाए ना। कदाचार और असमर्थता के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय की, उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। तो यहाँ तक स्टेटमेंट सही था। 50-50% ये बात भी सही है। उच्चतम न्यायालय द्वारा हटाया जाएगा सिफारिश के पश्चात, उसकी जांच के पश्चात। फिर अगला स्टेटमेंट देखिए, राष्ट्रपति आदेश द्वारा किसी सदस्य को हटा सकता है। दूसरा प्रावधान हमने देखा था, कदाचार और असमर्थता के आधार के अलावा अगर व्यक्ति दिवालिया घोषित कर दिया जाए या किसी लाभ के पद पर धारण कर ले, लाभ का पद धारण कर ले, या फिर वो शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम हो, तो राष्ट्रपति डायरेक्ट हटा सकता है। उसमें सर्वोच्च न्यायालय की जांच की आवश्यकता नहीं है। देखिए, राष्ट्रपति आदेश द्वारा किसी सदस्य को हटा सकेगा यदि उसकी राय में वह सदस्य मानसिक या शारीरिक शैथिल्य के कारण अपने पद पर बने रहने के योग्य है। तो ये बात सही है। इसका मतलब ऊपर दिए गए कथन या कथनों में से कौन सा सही है? तो अपन देख पा रहे हैं केवल स्टेटमेंट 2 सही है। तो सी ऑप्शन अपना राइट आंसर। ठीक है। विधि द्वारा गठित किसी निगमित निकाय की सेवाओं के संबंध में राजस्थान लोक सेवा आयोग के कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति किसके पास है? तो अभी हमने देखा अनुच्छेद 320, आर्टिकल कौन सा था? 320 में क्या देखा था? आरपीएससी के कार्यों के बारे में चर्चा की गई थी। ठीक है। लेकिन 321 में कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 321, इसमें आरपीएससी के क्या बताया गया? कार्यों का विस्तार बताया गया। और कार्यों का विस्तार कौन करता है? राज्य की विधानसभा के द्वारा। राज्य की विधानसभा के द्वारा कानून बनाकर कृत्यों में विस्तार किया जाता है। तो यहाँ से ऑप्शन बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। राज्य विधानसभा द्वारा किसी निगमित निकाय की सेवाओं के संबंध में राजस्थान लोक सेवा आयोग के कृत्यों का विस्तार। यहाँ से सिंपल बात समझिए कि राज्य लोक सेवा आयोग के कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति किसके पास है? तो राजस्थान विधानसभा के पास है। ठीक है, चलिएगा। भारत के संविधान के किस प्रावधान के तहत राजस्थान सरकार के अधीन सेवारत किसी व्यक्ति को प्रभावित करने वाले अनुशासनात्मक मामलों से संबंधित राजस्थान लोक सेवा आयोग से परामर्श करना अनिवार्य है? ठीक है। तो क्या आप देखिए क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है? भारत के संविधान के किस प्रावधान के तहत अनुच्छेद की बात की गई है कि किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि राजस्थान सरकार के अधीन कोई सेवारत व्यक्ति है, किसी व्यक्ति को प्रभावित करने वाले अनुशासनात्मक मामलों से संबंधित कोई अनुशासनात्मक मामले हैं, उनसे को प्रभावित करने वाले अनुशासनात्मक मामलों से संबंधित राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श करना अनिवार्य है। ठीक है। तो ये कार्यों का वर्णन किसमें किया गया है? तो आरपीएससी के कार्यों का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 320 में। अनुच्छेद 320 में बताया गया है कि जैसे भर्ती कराना, भर्ती प्रक्रियाओं से संबंधित क्या साक्षात्कार कराना। फिर हमने और भी कार्य देखे थे अन्य कार्यों में, अनुशासनात्मक कार्रवाई जिसमें एक पार्ट था, तो यहाँ उसी की बात की गई है। ठीक है, अनुशासनात्मक मामलों से संबंधित राजस्थान लोक सेवा आयोग से परामर्श करना है, तो अनुच्छेद 320 की बात की। सी ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है, इसमें प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 320 सी में ये बात। चलिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को पद से हटाने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आरपीएससी के सदस्य को पद से हटाना, उसके संबंध में बात की गई है। देखिए, पहला स्टेटमेंट है, उच्चतम न्यायालय द्वारा मामले की जांच कर सकारात्मक रिपोर्ट करने के पश्चात, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने जांच की, जांच के पश्चात सकारात्मक रिपोर्ट आई, रिपोर्ट आने के पश्चात किसी सदस्य को केवल कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जा सकता है। केवल कदाचार के आधार पर नहीं, कदाचार और असमर्थता के आधार पर हटाया जा सकता है। तो ये क्या हो गया? ये भी गलत हो गया यहाँ से। फिर बात ही, राष्ट्रपति किसी सदस्य को आदेश द्वारा सीधे हटा सकता है यदि राष्ट्रपति की राय में मानसिक या शारीरिक शैथिल्य के कारण वह अपने पद पर बने रहने के अयोग्य है। तो यहाँ से भी क्या है? सेकंड स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला गलत हो जाएगा, आंशिक रूप से गलत हो गया, इसलिए वो गलत माना जाएगा। केवल कदाचार नहीं, कदाचार और असमर्थता के आधार पर उसको हटाया जाएगा। चलिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति तथा पदावधि के संबंध में विचार करना है। ठीक है,
सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि। देखिए क्या स्टेटमेंट है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। बात तो सही है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की बात हो और सदस्यों की नियुक्ति की बात हो, कौन करता है, राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और किस में की जाती है, आर्टिकल 316 के तहत इनकी नियुक्ति की जाती है। अगला है, कौन सा कथन सही है, तो यही बात होगी, अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो ये गलत हो गया। और आयोग के अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, सही है। राजस्थान का राज्यपाल कदाचार के आधार पर अध्यक्ष अथवा आयोग के किसी सदस्य को उसके पद से हटा सकता है ना, राज्यपाल नहीं हटाता, कौन हटाता है, राष्ट्रपति हटा सकता है। और राष्ट्रपति कदाचार के आधार पर कब हटाएगा, सुप्रीम कोर्ट की जांच के पश्चात हटाएगा। ये बात हमें याद रखनी है, ठीक है, तो ये गलत हो गया। आयोग का सदस्य अपना पद संभालने से 6 वर्ष की अवधि तक अथवा 65 वर्ष की आयु, 65 नहीं है, 6 वर्ष सही बात है, 6 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले होगा उस पद पर बना रहता है, ठीक है। तो कार्यकाल कितना है, 6 वर्ष या 62 वर्ष। मूल संविधान में 60 वर्ष का प्रावधान था और कब बढ़ाया गया इसको, 6 वर्ष या 62 वर्ष, 41वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कार्यकाल को बढ़ाकर 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी है कर दिया गया, ठीक है। तो यहां से क्या हो गया, ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो गया। चलिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या क्या विचार करना है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सभी सदस्य ऐसे व्यक्ति होते हैं, क्या बताया, देखो सभी सदस्यों की योग्यता के बारे में बताया गया है कि सभी सदस्य ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपनी अपनी नियुक्ति की तारीख पर भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष तक पद धारण कर चुके हैं। तो हमने देखा था क्या प्रावधान था कि संघ राज्य लोक सेवा आयोग के कम से कम आधे सदस्यों के लिए ये प्रावधान था, कितने, राज्य लोक सेवा आयोग के आधे सदस्यों के लिए ये प्रावधान था, सभी सदस्यों के नहीं, आधे सदस्यों के प्रावधान, आधे सदस्यों के लिए क्या प्रावधान था कि अपनी अपनी नियुक्ति की तारीख पर भारत सरकार के या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष तक पद धारण कर चुके, ठीक है। अगली बात, तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, गलत हो गया, ठीक है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के व्यय राज्य की संचित निधि पर भारित है, ये बात तो सही है, किसमें बताया गया, अनुच्छेद 322 में बताया गया है, ठीक है। 320 में हमने कार्यों के बारे में देखा, 321 में कार्यों का विस्तार देखा, 322 में आरपीएससी के जो खर्चे हैं वो राज्य की संचित निधि पर भारित हैं, और आर्टिकल 323 प्रतिवेदन से संबंधित है। वार्षिक प्रतिवेदन किसको सौंपा जाता है, राज्यपाल को सौंपा जाता है, ठीक है। सही विकल्प चुनना है, तो सही विकल्प केवल 2 है, सी ऑप्शन अगेन राइट आंसर। चलिएगा, पी सत्यनारायण राज समिति की सिफारिश के आधार पर राजस्थान लोक सेवा आयोग का कार्यालय जयपुर से अजमेर कब स्थानांतरित किया गया। पहली बात तो ये याद रखनी है किस समिति की सिफारिश पर किया गया, पी सत्यनारायण राज समिति की सिफारिश पर किया गया, कहां, जयपुर से अजमेर स्थानांतरित किया गया। तो कब किया गया, आपके 21 अगस्त 1958 को ये कार्यालय अजमेर स्थानांतरित किया गया। और जो वर्तमान में कार्यरत है वो 2000 से कहां पे, ये आपके गोंगरा घाटी में कार्यरत, ठीक है। तो ये बात हमें याद रखनी है भाई कि पी सत्यनारायण राज समिति की सिफारिश पर 21 अगस्त 1958 को राज्य लोक सेवा आयोग का कार्यालय कहां, जयपुर से अजमेर स्थानांतरित किया गया, अगस्त 1958, ये ऑप्शन अपना राइट आंसर, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किस मामले में राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं किया जा सकता, तो सिविल सेवा के लिए भर्ती की पद्धति पर, सही बात है, भर्ती की पद्धति पर किया जा सकता है, सिविल सेवाओं की नियुक्ति में अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांतों पर, ये भी बात सही है, सिविल सेवाओं की जो नियुक्ति है उसमें अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांत कौन से हैं, सिविल सेवाओं में प्रोन्नति एवं एक सेवा से दूसरी सेवा में अंतरण, ये बात हमने देखी थी, एक सेवा से दूसरी सेवा में अंतरण, सिविल सेवाओं की भर्ती की पद्धति, अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांत नियुक्ति में, और एक सेवा से दूसरी सेवा में अंतरण के लिए। लेकिन ये बात गलत है, सिविल सेवाओं का स्थानांतरण में सरकार इनकी मदद नहीं लेगी आरपीएस, तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आप देख पा रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चंस आरपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये याद रखना हमारे लिए बेहद जरूरी है, सारे पॉइंट्स को हमें याद रखना होगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार, आयोग के अध्यक्ष और सदस्य राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है, आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, कहां, आर्टिकल 316 के तहत। आयोग के अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य केवल राष्ट्रपति की आज्ञा से अपने पद से हटाए जा सकते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना होगा, आयोग के अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य केवल राष्ट्रपति की आज्ञा से अपने पद से हटाए जा सकते हैं। बात देखी जाए तो सही है, आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को राष्ट्रपति की आज्ञा से ही उनके पद से हटाया जा सकता है, और ये हमने देखा था 3 मामलों में राष्ट्रपति उनके पद से हटा सकता है, कौन कौन से, उनको दिवालिया घोषित होने पर, ठीक है, दूसरा लाभ का पद धारण करने पर, और तीसरा था शारीरिक या
मानसिक रूप से उनको अक्षम घोषित कर दिया जाए। तो इन 3 स्थिति में आयोग के अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य केवल राष्ट्रपति की आज्ञा से अपने पद से हटाए जा सकते हैं। इसका मतलब ये बात भी सही है, दोनों बात सही है और हमने क्या बताना है, सही बात बतानी है। तो 1 और 2 दोनों सही है। इस तरह से बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगली बात देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजस्थान सरकार के अधीन सेवारत व्यक्तियों को प्रभावित करने वाले अनुशासनात्मक मामले राजस्थान लोक सेवा आयोग से अनिवार्य परामर्श का प्रावधान किया गया है? तो मतलब ये आरपीएससी के कार्यों के बारे में चर्चा की गई है। तो हमने आर्टिकल 320 की बात की, जहां आरपीएससी के कार्यों के बारे में बताया गया था। तो आरपीएससी का अनुच्छेद 303 इससे संबंधित हो जाएगा। ये ऑप्शन अगेन राइट आंसर। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सचिव दोनों रहे हैं? तो ये हमने देखा एन के बैरवा जी हैं, जो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सचिव दोनों रहे हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यों के बारे में सुझाव नहीं दिया गया है? कार्यों के बारे में पूछा गया है और कार्यों का वर्णन कहां किया गया है? आर्टिकल 320। देखिए, राज्य सरकार के अधीन उच्च स्तरीय के विभिन्न राज्य सरकार के जो पद हैं उनके लिए उम्मीदवारों की भर्ती, तो भर्ती प्रक्रिया आरपीएससी के द्वारा कराई जाती है। ये बात सही है। एक सेवा से दूसरी सेवा में अंतरण के लिए राज्य सरकार के लिए परामर्श देना, ये बात भी हमने देखी थी। ठीक है, भर्ती प्रक्रिया देखी थी। ठीक है, और ये एक सेवा से दूसरी सेवा में अंतरण के लिए परामर्श, ये भी देखा था। विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा वरिष्ठ स्तरीय पदोन्नति के लिए सरकार को परामर्श, डीपीसी के लिए भी आरपीएससी योगदान देती है। सरकारी महाविद्यालयों एवं पूर्णतः राजकोषीय पोषित विश्वविद्यालय की इकाइयों में शैक्षणिक पदों पर भर्ती और पदोन्नति, तो भर्ती और पदोन्नति भी सरकार के द्वारा कराई जाती है। तो क्या नहीं है? तो यहाँ से हमें देखना होगा राज्य स्तर के अधीन उच्च स्तर ये है कि विभिन्न राज्य के कैडर के पदों के लिए उम्मीदवारों की भर्ती। ठीक है, ठीक है। एक सेवा से दूसरी सेवा के अंतरण के लिए राज्य सरकार को परामर्श देती है, सही बात है। विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा वरिष्ठ स्तरीय पदोन्नति के लिए सरकार को परामर्श, विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा वरिष्ठ स्तरीय, एक बार देखिएगा। तो यहाँ से एक बार देखिएगा, विधानसभा के द्वारा सौंपे गए अन्य कार्यों को आरपीएससी के द्वारा सचिवालय प्रशासन का संचालन किया जाता है। सूचना के अधिकार अधिनियम से संबंधित आवेदन और अपीलों का निस्तारण किया जाता है। ठीक है, विभागीय पदोन्नति समिति ये कार्य करती है। टीपीसी बैठकों का आयोजन करती है। राजपत्रित अधिकारियों के प्रमोशन संबंधी बैठक आरपीएससी में होती है। ये बात भी सही है। इसका मतलब ये कथन तो हमारा सही था कि विभागीय पदोन्नति समिति के बारे में बात जो की थी वो बात सही है। ठीक है, तो राज्य सरकार के अधीन उच्च स्तरीय के विभिन्न राज्य के कैडर के लिए ये एग्जाम तो होती है, ये भी बात सही है। विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा वरिष्ठ स्तरीय पदोन्नति के लिए सरकार को परामर्श, ये बात मुझे कुछ नहीं है। ठीक है, वरिष्ठ स्तरीय पदोन्नति, इस बात के लिए सरकार को परामर्श। सरकारी महाविद्यालयों एवं पूर्णतः राजकोषीय जो पोषित विश्वविद्यालय की इकाइयों में शैक्षणिक पदों पर भर्ती एवं पदोन्नति, तो सरकारी महाविद्यालय जो पूर्णतः राजकोषीय पोषित हैं, तो कॉलेज एग्जाम तो कराई जाते हैं। तो यहाँ से इस ऑप्शन के बारे में मुझे ठीक नहीं लगा। इस तरह से ये ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। एक बार इसको फिर से अपन देखेंगे इसमें क्या प्रावधान किए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 14 नंबर, इसको एक बार हमें फिर से देखना होगा। चलिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष की बात कीजिए, तो प्रथम अध्यक्ष कौन है? शरद कुमार घोष को प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। एस सी त्रिपाठी जी को पहला पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाया गया था। डी एस तिवाड़ी जी, इनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है। ठीक है, चलेगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किससे प्रस्तुत करता है? इसको आर्टिकल 323 के द्वारा राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाता है। राजस्थान के राज्यपाल को वार्षिक प्रतिवेदन 323 के तहत प्रस्तुत किया जाता है। इस तरह से बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, सही विकल्प चुने। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए मतलब संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की बात हो, चाहे उनके निष्कासन की बात हो, निलंबन की बात हो, तब किसके द्वारा किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन जब जो जेपीएससी है उसका जो वार्षिक प्रतिवेदन है वो किसको सौंपा जाता है? 2 या 2 से अधिक राज्य हैं तो उनके दोनों तीनों राज्यों के राज्यपालों को वो वार्षिक प्रतिवेदन सौंपा जाता है। लेकिन संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति
उनका निष्कासन, उनका निलंबन, उनका त्याग पत्र सब किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ये बात हमें याद रखनी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? तो हमें याद रखना है डीएस तिवारी जी का जो कार्यकाल है 1952 से 1958 तक। कब से? 1952 से 1958 तक डीएस तिवारी जी का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है। ठीक है, इसके अलावा हमने बात की थी न्यूनतम कार्यकाल किसका रहा है? तो न्यूनतम कार्यकाल रहा था रावत साहब का, और उसके बाद रावत साहब के बाद जो भी नाम था उनका पूर्ण रावत साहब का, तो एक बार देखना होगा क्या नाम था कंप्लीट। ठीक है, और उसके अलावा पीएस यादव साहब था। तो रावत साहब का कार्यकाल 34 दिन था और पीएस यादव साहब का कार्यकाल 37 दिन था। ठीक है, और इस तरह से डीएस तिवारी का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है 1952 से 1958 तक। चलिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, तो सही बात है। कार्य और नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। सदस्य अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु, तो ये गलत है, 65 वर्ष की आयु नहीं है, 62 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है। इनमें से जो भी पहले अपना पद धारण करेगा। ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही तो ये बी ऑप्शन ही नहीं है। अगला क्या है? सदस्य अपनी पदावधि की समाप्ति पर उस पद पर पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। सही बात है, पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। तो ये सेवा शर्तों का प्रावधान कहाँ किया गया है? आर्टिकल 319 में। ठीक है, आर्टिकल 319 में ये जो सेवा शर्तें थी उनका प्रावधान किया गया है। सदस्य अपने पद से राजस्थान के राज्यपाल द्वारा निलंबित किया जाता है। जांच के दौरान राज्यपाल को निलंबित करने का अधिकार दिया गया है। और ये आर्टिकल कौन सा है आपका? 317। 317 में निष्कासन की प्रक्रिया बताई गई। निष्कासन कदाचार या असमर्थता के आधार पर सुप्रीम कोर्ट की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है, या फिर दिवालिया घोषित किया जाए, या फिर आप दिवालिया घोषित लाभ का पद धारण करना। और तीसरा पॉइंट क्या था? दिवालिया लाभ का पद या शारीरिक या मानसिक रूप से विक्षिप्त घोषित किए जाने पर राष्ट्रपति बिना जांच के क्या कर सकता है? निष्कासित कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। 65 वर्ष नहीं है, 62 वर्ष की आयु हाँ बात की गई। चलिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग अपने कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन किसे सौंपता है? तो ये सौंपता है विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष, राष्ट्रपति के समक्ष, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष ना, ये तो राज्यपाल के समक्ष सौंपता है, राज्यपाल को। ठीक है, वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपा जाता है। तो यहाँ से डी ऑप्शन, राज्यपाल आप देखिए ऑप्शन में दिया ही नहीं गया, तो बेहद इंपॉर्टेंट हो। अच्छे ऑप्शंस दिए गए हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग की निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व महिला सदस्य संघ लोक सेवा आयोग की सदस्य भी रही हैं? तो ये क्वेश्चन डीप हो गया, तो हमें याद रखना होगा। हमने देखा दो महिलाएं जो आरपीएससी की, दो महिलाएं जो यूपीएससी की भी सदस्य रही हैं, जिसमें से पहला था श्रीमती कांता कथोरिया। कांता कथोरिया ये आरपीएससी की पहली महिला सदस्य रही हैं। इसके अलावा प्रकाशवती शर्मा, डॉक्टर प्रकाशवती शर्मा, ये दोनों आरपीएससी की महिलाएं जो यूपीएससी की भी महिला रही। श्रीमती कांता कथोरिया कमला भील तो मंत्री थी, श्रीमती प्रकाशवती शर्मा और श्रीमती दिव्या सिंह ये क्या थी? राज्य में सांसद थी। तो 1 और 3 आंसर हो जाएगा। आप देख लीजिए 1 और 3, इस तरह से बी ऑप्शन अपना राइट आंसर। चलिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग की सदस्यों की संख्या और सेवा शर्तों की अवधारणा कौन करता है? सदस्यों की संख्या और सेवा शर्तें ये किसमें बताई गई? आर्टिकल 318 में बताया गया है। और ये सब किसके द्वारा तय कर दिया जाता है? राज्यपाल के द्वारा फिक्स किए जाते हैं। तो ए ऑप्शन अपना राइट आंसर। चलिएगा, निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा रहा है? ठीक है, तो हमने देखा डीएस तिवारी का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है, लेकिन हमसे पूछा क्या गया? कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में। तो कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल रहा है एल जोशी साहब का। तो इनके बारे में हमें याद रखना होगा। एल जोशी साहब पहले कार्यवाहक अध्यक्ष थे, इनका कार्यकाल भी सबसे लंबा रहा। वहीं न्यूनतम कार्यकाल कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में न्यूनतम कार्यकाल किस तरह? जसवंत सिंह राठे जी का कार्यकाल न्यूनतम रहा है। ठीक है, तो सी ऑप्शन अपना राइट है। चलिए, राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाओं के में चयन हेतु समीक्षा परीक्षा का प्रारंभ राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा किस वर्ष से किया जा रहा है? ठीक है, पूछा क्या गया? समीक्षा परीक्षा मतलब जो आरएएस वगैरह के एग्जाम में प्री परीक्षा होती है, ये कब से लागू की जा रही है? राज्य एवं अधीनस्थ सेवाओं में समीक्षा परीक्षा का प्रारंभ राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा किस वर्ष से किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है आपके 1984 से। ये ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, ठीक है, ए ऑप्शन। चलिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है मतलब असत्य कथन के बारे में पूछा गया है कि आयोग के सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। तो ये बात तो गलत है। आयोग के सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नहीं, राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए। चलिए, आयोग के सदस्य अपने पद से भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाएंगे।
तो आयोग के सदस्य अपने पद से राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाएंगे। तो हमने देखा कदाचार या असमर्थता के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाएंगे, दिवालिया घोषित होने पर, शारीरिक मानसिक विक्षिप्त होने पर, लाभ का पद धारण करने पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाए जाएंगे। तो ये बात तो सही है। आयोग के सदस्यों का कार्यकाल अपने पद ग्रहण करने से 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी हो पहले होगा, ये बात भी सही। आयोग के सदस्य संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हेतु पात्र होंगे। आयोग के सदस्य हैं, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बन सकते हैं, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य बन सकते हैं, और आयोग के सदस्य अन्य जो राज्य आयोग है उसके भी अध्यक्ष नियुक्त हो सकते हैं। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी सही है। तो गलत क्या, आयोग के सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, ना राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। इस तरह से ए ऑप्शन राइट। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोक सेवकों की पदोन्नति के लिए राज्य सरकार को राजस्थान लोक सेवा आयोग से परामर्श लेना आवश्यक है? आरपीएससी के कार्यों के बारे में चर्चा की गई है। तो अनेक बार आर्टिकल 320(3) की बात, ये ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन को कितनी बार घुमा के पूछ लिया, यही बात आप देख लीजिए। राजस्थान लोक सेवा आयोग अपने किए गए कार्य के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है? तो हमने देखा राज्यपाल को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है, और किस अनुच्छेद में? आर्टिकल 323 के तहत। ये ऑप्शन अपने राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिएगा, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की अध्यक्ष सहित कुल संख्या कितनी है? तो प्रारंभ में अगर हमसे पूछा जाए कितनी थी, 1+2 थी, फिर 1+3 हुई, 1+4 हुई, 1+5 हुई, 1+7 हुई, और 1+10 हुई। तो वर्तमान में कितनी है? 11। ये 11 कब से है? 2025 से है। 1+2 कब थी? 1949 में। एक सदस्य बढ़ाया गया कब? 1958 में। 1+4 कब हुई? 1968 में। 1968 ये कब से? 1900 आपके ये कितना है? 1973 है, ठीक है। और ये है आपके 1+7 2000, ठीक है। तो ये बातें हमें याद रखनी है, 58, 68 और 1973 और 2011, 2025, ये सारी बातें अपने को याद रखनी है। तो वर्तमान की बात करेंगे तो सी ऑप्शन राइट आंसर, ठीक है। और बाकी कोई ऑप्शन ऐसा है भी नहीं तो मैच कर रहा हूं। चलिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आयोग के अध्यक्ष और सदस्य तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक कि वे 60 वर्ष का कार्यकाल अथवा 60 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेते। ये 60 वर्ष नहीं है, ये कितनी है? 62 वर्ष की है। तो पहला गलत हो गया। इसका गठन 1 अगस्त 1949 को हुआ था, ठीक है। तो ये हमें देखना होगा। आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही हैं? इस बात की बात की गई है। और देखिए, आयोग का सदस्य बनने के लिए कोई योग्यता निर्धारित नहीं, सिवाय इसके कि आधे सदस्य केंद्र या राज्य सरकार के अधीन 10 वर्ष तक पदासीन नहीं हो। ये बात भी सही है। आयोग का सदस्य बनने के लिए कोई योग्यता निर्धारित नहीं है, सिवाय इसके कि आधे सदस्य केंद्र या राज्य सरकार के अधीन 10 वर्ष तक पदासीन। ये बात सही है। डॉक्टर एस सी त्रिपाठी आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। एस सी त्रिपाठी आयोग के प्रथम अध्यक्ष नहीं थे, एस के घोष आयोग के प्रथम अध्यक्ष रहे। तो ये बात भी गलत हो गई, और ये पहला भी गलत हो गया। और हमें क्या बताना है? देखिए, ए सी डी, तो ये तो गलत है। बी और डी, तो बी और डी की बात करें तो डी गलत है। बी और दोनों, तो ये यहाँ से थोड़ी मिस्टेक, केवल सी इसका आंसर सही है, ठीक है। आंसर बी इसका, ये भी ऑप्शन गलत है। क्या आप बता सकते हैं कि आरपीएससी का गठन कब किया गया था? 3 डेटें हमें निर्धारित की गई थी। 16 अगस्त 1949 को अध्यादेश जारी किया गया था। 20 अगस्त 1949 को उस अध्यादेश को प्रकाशित किया गया, उसकी अधिसूचना जारी की गई। उसके बाद 22 दिसंबर तो 1949 को, कब? 22 दिसंबर 1949 को आरपीएससी का गठन किया गया, ठीक है। तो इसका गठन 1 अगस्त 1949 को हुआ, भी गलत है। तो केवल सी ऑप्शन राइट आंसर का। बेहद अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। यह किस अनुच्छेद में कहा गया है कि इस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा? तो अनुच्छेद 315 में इस गठन का प्रावधान, ठीक है। सी ऑप्शन राइट आंसर। चलिए, आरपीएससी के निम्नलिखित अध्यक्षों का कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। नाम दिया गया है बी.एल. रावत, डॉक्टर दीनदयाल, राम सिंह चौहान, एस.एस. टाक, ठीक है। एस.एस. टाक हमने देखा ये कार्यवाहक अध्यक्ष रहे हैं। बी.एल. रावत की बात करें तो बी.एल. रावत साहब का हमने नाम सुना था। बी.एल. रावत साहब का कार्यकाल सबसे न्यूनतम रहा है। अध्यक्ष के रूप में न्यूनतम कार्यकाल किसका रहा है? बी.एल. रावत साहब का रहा है। कितने दिन? 34 दिन रहा है। इनके बारे में हमने बहुत ज्यादा सुना नहीं। अगर यहाँ से देखें मैच ऑफ द फॉलोइंग में, तो मुझे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ए। क्योंकि जब सीक्वेंस में अपन थोड़ा सा पढ़ेंगे तो ये बहुत स्टार्टिंग की बात थी, डॉक्टर बी.एल. रावत साहब का कार्यकाल प्रारंभ में रहा था। तो ये ऑप्शन मुझे बहुत सटीक लग रहा है, और एक ही ऑप्शन है। तो ए, सी और बी, डी, ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत डीप हैं, इनको अपन सकता है एग्जाम में हो भी जाए और नहीं भी हो, ऐसा कह नहीं सकते, ठीक है। तो होता है आसानी से, अगर अपन कर पाते हैं आसानी से तो ठीक है, नहीं तो अपन छोड़ देंगे ऐसे क्वेश्चन। चलिए,
राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निलंबित किया जा सकता है। कौन निलंबित कर सकता है? निलंबित कर सकता है राज्य का राज्यपाल निलंबित कर सकता है। मुख्यमंत्री के द्वारा नहीं, मुख्य सचिव के द्वारा नहीं, राज्य के राज्यपाल के द्वारा। जब सुप्रीम कोर्ट में जांच चल रही होती है तो जांच के दौरान राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त को क्या किया जा सकता है? निलंबित किया जा सकता है। ये ऑप्शन अगेन राइट आंसर। चलिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सही है, ये बात हमें देखनी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यादेश 20 अगस्त 1949 को प्रभाव में आया। सही बात है। 16 अगस्त 1949 को अध्यादेश जारी किया गया, जो 20 अगस्त 1949 को प्रभाव में आया। सही बात है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना 22 दिसंबर 1949 को हुई। सही बात है। आयोग की स्थापना 22 दिसंबर 1949 को ही 1949 22 दिसंबर को ही आयोग ने कार्य करना प्रारंभ किया। ये बात ही सही। जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में लोक सेवा आयोग 16 अगस्त 1949 को समाप्त कर दिए गए। सही बात है, ये वही बात सही है। क्यों? क्योंकि आजादी से पहले इन तीनों जो रियासतें हैं इनमें लोक सेवा आयोग कार्यरत थे, और उसके बाद ये प्रावधान किया गया था कि पूरे राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा, और ये कब आ गया? 22 दिसंबर 1949 को आ गया, और 16 दिसंबर 1949 को इसको समाप्त कर दिया गया। इसका मतलब ये बात भी सही है। कौन से कथन सही है? तो ए, बी, सी सही है, डी ऑप्शन राइट आंसर। चलिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत बात बतानी है। देखिए, राजस्थान के गठन के समय 22 प्रांतों में से केवल 3 प्रांत जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में लोक सेवा आयोग कार्यरत। बात सही है। जोधपुर में तो 1937 से था, जयपुर में 1940 से और बीकानेर में 1940 से ये आयोग कार्यरत थे। राजस्थान लोक सेवा आयोग 22 दिसंबर 1949 से प्रारंभ में आया। सही बात है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 तक राज्य लोक सेवा आयोग के विभिन्न कार्यों और शक्तियों से संबंधित है। सही बात है। प्रारंभ में आयोग में एक अध्यक्ष और 3 सदस्य थे। ये बात गलत है। प्रारंभ में कितने? 1+2 थे। 1+3 हुए कब? ये 1949 की बात है, और ये आपके 1958 की बात है। ठीक है। चलिए, तो डी ऑप्शन अपना गलत, तो यहाँ से डी ऑप्शन ही राइट आंसर। चलिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो अध्यक्ष या सदस्य दोनों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले होगा। 6 वर्ष, 65 वर्ष गलत, 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। बी ऑप्शन राइट आंसर। 5 70 गलत, 5 65 गलत। और ये आपको पता है कि जो 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु है, ये कब किया गया? ये आपके 41वें संविधान संशोधन 1973 के द्वारा ये किया। ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में गलत है? गलत कथन बताइए। इसकी स्थापना दिसंबर 1949 को हुई। याद है, 22 दिसंबर 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। प्रारंभ में इसके अध्यक्ष सहित 4 सदस्य थे। ये बात गलत है। 1+2 सदस्य थे। 1951 में राष्ट्र प्रमुख द्वारा आयोग के कार्यों को नियमित करने के उद्देश्य से विनियम पारित किए गए। यस, ये बात सही है। जो पहली बार 1949 में आरपीएससी का गठन हुआ, और उसके पश्चात अध्यादेश जारी करके राष्ट्र प्रमुख द्वारा आयोग के कार्यों को नियमित करने के उद्देश्य से विनियम पारित किए गए। कब पारित किए गए? 1951 में। यह बात सही है। मुख्य न्यायाधीश एस के घोष को इसका अध्यक्ष बनाया गया। सही बात है। मुख्य न्यायाधीश थे एस के घोष साहब, इनको इसका प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। गलत कथन बताना है, तो बी ऑप्शन हमने देख लिया, बी ऑप्शन गलत है। चलिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करता है? तो ये राज्यपाल को वार्षिक प्रतिवेदन अपना प्रस्तुत करता है। बी ऑप्शन राइट आंसर। ये क्वेश्चन कितनी बार पूछ लिया गया, आप देख सकते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन के बारे में बात की गई है। अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। बात तो गलत है। अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। ठीक है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों में से यथाशक्य निकटतम 1/3 सदस्य ऐसे होंगे जो अपनी अपनी नियुक्ति की तारीख पर भारत सरकार अथवा राजस्थान सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष तक पद धारण कर चुके हैं। ये बात सही है। आंशिक रूप से एक गलती की गई, 1/3 नहीं, आधे सदस्य का प्रावधान किया गया है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, ये गलत है, ये गलत है। राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य 6 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु, 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी आयु पहले हो, अपना पद धारण करेगा। तो सी ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है। और क्या पूछा गया हमसे? सत्य कथन के बारे में पूछा गया है। देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य आयोग के अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है, ऐसा गलत है। आरपीएससी के सदस्य हैं, किसको अपना इस्तीफा देते हैं? राज्यपाल को देते हैं। आयोग के अध्यक्ष को नहीं, किसको? राज्यपाल को अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। ठीक है। चलिए, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजस्थान सरकार के अधीन सेवारत व्यक्तियों को प्रभावित करने वाले अनुशासनात्मक मामलों पर अनिवार्य परामर्श का प्रावधान है? आर्टिकल 320। इनकी बात की गई। कितनी ही बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। चलिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग की सदस्यों की संख्या कौन करता है, निर्धारित करता है? राज्यपाल के द्वारा निर्धारित की जाती है। कहाँ? अनुच्छेद 319। अनुच्छेद 319 में सेवा शर्तों
के बारे में बात की गई। आरपीएससी की सदस्यों की सेवा शर्तें, और सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? सेवा शर्तों का निर्धारण आपके राज्यपाल के द्वारा, या बी ऑप्शन से राइट आंसर चलिएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं? तो वर्तमान में कितने हैं? 1+10 सदस्य हैं। ठीक है, कब से है? 2025 से हैं। ठीक है, इसमें किसमें जो विनियम था 1974 का, 1974 के जो विनियम था उसमें इसमें संशोधन किया गया। तो वर्तमान में 1+10 11। ठीक है, चलिए। अध्यक्ष के अतिरिक्त राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो डी ऑप्शन। ये वर्तमान की बात की सारी बातें। चलिए आगे देखिए। राजस्थान लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य कौन? श्री एस सी त्रिपाठी की नियुक्ति 1952 में अध्यक्ष के रूप में की गई। तो ये बात तो गलत है। एस सी त्रिपाठी जी की बात की गई है। एस सी त्रिपाठी जी की नियुक्ति 1952 में अध्यक्ष के रूप में की गई। ठीक है, देखिए, आयोग के कार्यों को नियमित करने के उद्देश्य से राष्ट्रपति द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग की नियम 1951 और राजस्थान लोक सेवा आयोग की 1951 पारित की गई। तो ये बात तो, क्या ये बात सही है कि संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य श्री एस सी त्रिपाठी की नियुक्ति 1952 में अध्यक्ष के रूप में की गई? तो ये बात तो गलत है। 1952 में नियुक्ति नहीं की गई थी। आरपीएससी के प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे शरद कुमार घोष जी। एस के घोष साहब को प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था और उनका कार्यकाल 1949 में प्रारंभ हुआ था। कितने? 1 अप्रैल 1949 को उनका कार्यकाल प्रारंभ हुआ था और लगभग 1950 जनवरी में उनका कार्यकाल समाप्त हो गया। ठीक है, उसके पश्चात इसको एस सी त्रिपाठी जी को आरपीएससी का पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाया गया। इसका मतलब इनको नियुक्ति कब दी गई? 1950 में दी गई, ना कि 1952 में। ये बात गलत हो, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। और इनमें कौन सा विकल्प सही है? सही है तो केवल कथन, दो कथन, ये ऑप्शन अपना राइट आंसर रहेगा। 1952 में तो डीएस तिवारी जी को अध्यक्ष बनाया गया था, जिनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा था, 1952 से 1958। ठीक है, तो ये छोटी-छोटी बातें हैं और इनको गलत करके पूछ देते हैं। क्योंकि क्यों पूछा गया था? क्योंकि पहली बार स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति की गई थी, इसलिए ये पूछा गया, ना कि रैंडमली ये पूछा गया। ठीक है, तो हर स्टेटमेंट के बारे में, हर फैक्ट को पूछने का पीछे कुछ ना कुछ स्पेसिफिक रीजन है, इसलिए इनको पूछा गया। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की नियुक्ति का प्रावधान कौन करता है? 2 या 2 से अधिक राज्यों में अगर जेपीएससी का गठन करना है, तो दोनों राज्यों की जो विधानसभाएँ हैं, वो प्रस्ताव भेजें। प्रस्ताव को कौन पास करेगा? संसद के द्वारा पारित किया जाएगा। तो यहाँ से कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की नियुक्ति का प्रावधान कौन करता है? संसद के द्वारा प्रावधान किया जाता है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर। चलिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 322 किससे संबंधित है? तो लोक सेवा आयोग के खर्चों से संबंधित है। राज्य लोक सेवा आयोग के खर्चे राज्य की संचित निधि पर और संघ लोक सेवा आयोग के खर्चे संघ की संचित निधि पर भारित होते हैं। ठीक है, तो लोक सेवा आयोग के व्यय से संबंधित, ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग के कृत्य किसमें बताए गए हैं? 320 में बताए गए हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन की बात की गई है किसमें? आर्टिकल 323 में। कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति बताई गई आर्टिकल 300। ठीक है, ये व्यय की बात की 322 में। ठीक है, तो ए ऑप्शन अपना राइट आंसर। चलिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का एकल कार्यकाल कितना है? एकल कार्यकाल की बात की तो 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले होगा आयु, जो भी पहले होगा। ठीक है, तो इस तरह से बी ऑप्शन अपना। चलिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग के कर्मचारियों और सदस्यों की सेवा शर्तों को विनियमित करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? कर्मचारियों और सदस्यों की सेवा शर्तों के बारे में बात की है, तो सेवा शर्तों का जो निर्धारण है वो 318 में किया गया है। ठीक है, सेवा शर्तों के बारे में बात की गई 318 में। 317 में किसकी बात की गई है? निष्कासन की प्रक्रिया। ठीक है, 316 में उनकी जो नियुक्ति है, कार्यकाल है, ये सब बातें बताई गई। 315 में इनके गठन का प्रावधान किया गया है। 319 में क्या प्रावधान किया गया है, बता सकते हैं क्या? 319 में अभी हमने देखा था, लोक सेवा आयोग के कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति। क्या ये सही है? ये तो गलत बात है। 320 में कार्यों के बारे में बताया गया था। 300 जो आर्टिकल 319 है ना, ये आपके आर्टिकल 321 में बताया गया है। ठीक है, 319 में क्या बताया गया है, ये हमें देखना होगा कि आर्टिकल जो 319 है, उसमें ये बताया गया है कि जो लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं, वो अन्य किस पद पर नियुक्त नहीं हो सकते। जैसे आरपीएससी का जो अध्यक्ष है, वो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बन सकते हैं और यूपीएससी के सदस्य बन सकते हैं। ठीक है, यूपीएससी के जो अध्यक्ष थे, वो राज्य लोक सेवा आयोग के
किसी भी पद पर उनकी नियुक्ति संभव नहीं थी। तो ये सारी बातें कहाँ आर्टिकल 319 में बताई गई हैं, ठीक है? तो ये बात हमें थोड़ी-सी याद रखनी होगी। 320 में हमें पता है कार्यों के बारे में, 321 में कार्यों का विस्तार बताया गया, 322 में क्या बताया गया है? 322 में जो खर्चे हैं आरपीएससी के वो राज्य की संचित निधि पर पारित होते हैं, ये बात बताई गई। चलिए, सूचना प्रौद्योगिकी नवाचार के रूप में आरपीएससी द्वारा 2011 और सितंबर 2000 के बीच कितनी परीक्षाएं आयोजित कराई गई? तो ये बात ठीक है, पूछी गई है, कोई प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछा गया, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर। चलिएगा, राजस्थान लोक सेवा आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि तक या 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक इसमें जो भी पहले हो अपना पद धारण करेगा, सही बात है। कोई व्यक्ति जो राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद धारण करता है, अपनी पदावधि की समाप्ति पर उस पद पर पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा, ये बात भी सही। तो दोनों का स्टेटमेंट सही है, तो सी ऑप्शन अपना राइट आंसर। चलिए, 2022 तक राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्वीकृत संख्या अध्यक्ष सहित कितनी थी? 7, 6, इनमें से कोई नहीं, 8। तो 1 प्लस 7 थी, इसका मतलब अध्यक्ष सहित पूछी गई तो ये कितने हो गए? 8 सदस्य की बात होगी। तो ये क्या हो गया? ए ऑप्शन अपना राइट आंसर। तो वर्तमान में पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 1 प्लस कब? 2025। ठीक है? चलिए, भारत के संविधान के निम्नांकित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन राजस्थान के राज्यपाल के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है? तो सबसे पहले वार्षिक प्रतिवेदन की बात की गई, जो हमें बताया क्वेश्चन में कि राज्यपाल के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है? और किस अनुच्छेद की बात की गई? तो अनुच्छेद 323 में ये प्रावधान है, 323। ये ऑप्शन अपना राइट आंसर, ठीक है? चलिए, तो ये हमने आरपीएससी से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए, इन सब के बारे में चर्चा की। इससे पहले आरपीएससी के जितने भी फैक्ट्स थे, उन सब के बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं, ठीक है? तो इनसे बाहर क्वेश्चन का जाना मुश्किल है, बाकी तो एग्जाम में देखेंगे, ठीक है? तो आपकी क्लास समाप्त करेंगे। धन्यवाद।